Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you are all fine. My name is Adil Mehboob. I am your computer teacher. आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 का जो पार्ट हमारा रह गया है एक्सरसाइज का वो डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। हमने फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज़ जो एक्सरसाइज में मौजूद हैं वो लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस के आंसर्स में हमने क्या क्या लिखना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। डे स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज लास्ट लेक्चर में स्टार्ट की थी और उसमें हमने एमसीक्यूज़ और फिल इन द ब्लैंक्स को देख लिया था। आज हम इसका जो है वो क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 10 बनता है, यानी क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पहला क्वेश्चन बनता है आंसर क्वेश्चंस में, ये है ब्रीफली डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट की एक हिस्ट्री जो है वो ब्रीफली डिस्क्राइब करनी है। अब हमने इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ी हुई है, इस चैप्टर के स्टार्ट में ही हमने ये पढ़ लिया था कि इंटरनेट जो है वो किस तरह से बना था, शुरू में इंटरनेट क्या था। हमने ये पढ़ा था कि इन 1969 एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी एस्टैब्लिश्ड अ स्मॉल कंप्यूटर नेटवर्क अमंग डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस। यानी 1969 में एक जो है अदारा है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, इन्होंने स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया था और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर्स थे। और इसका मकसद ये था कि लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क बन जाए जो कि वॉर टाइम्स में सर्वाइव कर सके। इनिशियली ARPANET वाज अ वाइड एरिया नेटवर्क। शुरू में ARPANET वाइड एरिया नेटवर्क था कनेक्टिंग अ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, और ये जो कंप्यूटर्स थे ये ओनली 4 कंप्यूटर्स थे और ये होस्ट कंप्यूटर्स थे। और फिर उसके बाद हमने देखा कि NSF नेट ने एस्टेब्लिश किया 5 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर्स के अंदर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया और हाई स्पीड सुपर कंप्यूटर्स उसके अंदर मौजूद थे और उनको एक नेटवर्क की शेप थी और इस नेटवर्क का नाम NSF नेट रखा गया। इसी पीरियड के दौरान मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी अपने छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाए। फिर अथॉरिटीज़ ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम ARPANET, NSF नेट और दूसरे जो स्मॉल नेटवर्क्स हैं उनको कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बना दें और सबको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा इस तरह से। तो फिर इस तरह से हमारे पास जो है वो इंटरनेट बन गया थोड़ा थोड़ा करके, यानी कंप्यूटर्स ऐड होते चले गए। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च सेंटर्स के कंप्यूटर्स, यूनिवर्सिटीज़ के, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के कंप्यूटर्स कनेक्ट होते चले गए और करते करते जो है ये नेटवर्क फैल गया और इतना फैल गया कि आज तक इंटरनेट जो है वो ग्रो कर रहा है। मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हैं इंटरनेट के अंदर, उनके अलावा भी कंप्यूटर्स ऐड आज भी हो रहे हैं। कोई भी शख्स मोबाइल फ़ोन ख़रीदता है और इंटरनेट कनेक्ट करता है तो वो भी इंटरनेट का हिस्सा बन जाता है, इंटरनेट का पार्ट बन जाता है। तो अब हमारे पास इंटरनेट के अंदर बहुत सारे लाखों की तादाद में हमारे पास नेटवर्क्स हैं और करोड़ों की तादाद में हमारे पास कंप्यूटर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसमें आपने हिस्ट्री लिखनी जो मैंने आपको शॉर्ट सी हिस्ट्री इसकी आपको बताई है। नंबर 5 नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब पे आपने नोट लिखना। तो इसी चैप्टर में हमारे पास वेब ब्राउजिंग के टॉपिक के बाद www का टॉपिक है और इसमें आपने जो है वो सबसे पहले तो इसके बारे में लिखना है कि www कब बनाया गया था। फिर उसके बाद आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी, यानी आप इसमें लिखेंगे द वर्ल्ड वाइड वेब was launched in 1969 at the European Particle Physics Laboratory in Geneva for adding footnotes and cross-references in hypertext documents. The www uses HTTP to link hypertext documents. यानी www जो है वो HTTP यानी Hypertext Transfer Protocol को इस्तेमाल करता है इन वेब पेजेस को आपस में लिंक करने के लिए, और HTTP के ज़रिए से ही हम इन वेबसाइट्स और वेब पेजेस को एक्सेस कर पाते हैं। और www बेसिकली है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर जितने भी वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स हैं, उनको स्टोर किया गया है www के ऊपर। नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय एड्रेसिंग स्कीम्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग इज़ यूज्ड ऑन द इंटरनेट, डिस्कस ब्रीफली। एड्रेसिंग स्कीम्स क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की एड्रेसिंग होती हैं इंटरनेट के ऊपर, ये हमने यहाँ पर लिखना है इसका आंसर। तो जैसे कि आपको पता है कि जो इंटरनेट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स हैं उन सब का एक ख़ास अपना एड्रेस होता है जिससे उनकी पहचान होती है। जिस तरह से हमारे यहाँ पे घर होते हैं, इनकी पहचान के लिए इनका एड्रेस होता है। ठीक है, इनका कलर नहीं होता, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि उसके लिए उनका एड्रेस होता है जिनसे उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है हमारे घरों की, उन तक अप्रोच किया जा सकता है। जब भी हम कोई पार्सल मंगवाते हैं तो हमारा एड्रेस जो है वो देखा जाता है। इसी तरह से इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन तक जब कोई मैसेज भेजा जाएगा जस्ट लाइक पार्सल्स, तो उसके लिए उसका एड्रेस होगा कोई ना कोई। तो इसीलिए इंटरनेट में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको एक एड्रेस दिया जाता है, और चूंकि एड्रेस जो है वो हर कंप्यूटर का यूनिक होना चाहिए। यूनिक से मुराद है स्पेशल, यानी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नॉट डुप्लीकेट। कोई से भी 2 कंप्यूटर्स इंटरनेट में ऐसे नहीं जिनका एड्रेस यूनिक ना हो, यानी जिनका एड्रेस मैच होता हो, डुप्लीकेट हो, कोई भी ऐसे नहीं है। तो सबका एड्रेस जो है वो यूनिक होता है।
अब एड्रेसिंग स्कीम्स दो तरह की होती हैं, और ये चूँकि एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर आपने आईपी एड्रेस के बारे में पहले लिखना है कि आईपी एड्रेस जो है ये मुश्तमिल होता है 4 नंबर्स पर, और इनको सेपरेट किया जाता है डॉट के साथ, ठीक है। आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड दीज एड्रेसेस आर 32 बिट नंबर्स, और ये जो एड्रेस है आईपी एड्रेस 32 बिट नंबर्स पर होता है, यानी इसके अंदर 4 ग्रुप्स होते हैं और हर ग्रुप जो है वो 8 बिट्स में कन्वर्ट होता है, और 4 नंबर्स इन एन आईपी एड्रेस आर कॉल्ड ऑक्टेट्स। और आईपी एड्रेस के जो 4 नंबर्स हैं उनको ऑक्टेट्स कहते हैं। उसकी वजह यह है कि हर नंबर जो है वो 0 से लेकर 255 की रेंज के अंदर अंदर होता है, और किसी भी नंबर की रेंज 255 से ज़्यादा नहीं होती। उसकी वजह यह है कि 255 तक ही वो नंबर्स हैं जिनको जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो 8 बिट्स में आएंगे, और 8 बिट्स से ज़्यादा वो नहीं जाएंगे। तो 8 बिट्स ही यहाँ पर शर्त होती है, इसलिए 0 से 255। तो 8 बिट्स वाला जो ग्रुप होता है उसको हम 1 बाइट भी कहते हैं और ऑक्टेट भी कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद फिर आईपी एड्रेस से जो है वो हमें आईएसपी असाइन करता है जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, और फिर इसके अंदर जो बाकी डिटेल हमने पढ़ी हुई है वो आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। फिर डीएनएस एड्रेस जो है ये डोमेन नेम होता है हमारे आईपी एड्रेस, चूँकि हम याद नहीं कर सकते वेबसाइट्स के, तो वेबसाइट्स को डीएनएस एड्रेस भी दिया जाता है। और डीएनएस एड्रेस जो है ये ह्यूमन रीडेबल नेम होता है, इसको याद करना आसान होता है। इंग्लिश में होता है जैसे hotmail.com, google.com, yahoo.com, facebook.com, whatsapp.com, ये डिफरेंट डीएनएस एड्रेसेस हैं इन वेबसाइट्स के। इन वेबसाइट्स के आईपी एड्रेसेस भी होते हैं, लेकिन वो आईपी एड्रेसेस याद रखना मुश्किल है। जिस तरह से कॉन्टैक्ट नंबर्स हम याद नहीं कर पाते तो हम उनको सेव कर लेते हैं अपने फ़ोन बुक डायरेक्टरी में। तो अगर आईपी एड्रेसेस होते, डीएनएस एड्रेसेस ना होते, तो हम शायद इन वेबसाइट्स के जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको भी फ़ोन बुक डायरेक्टरी में सेव करते। लेकिन चूँकि ये अब इंग्लिश में हैं नेम्स, डीएनएस एड्रेसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, डोमेन नेम्स हैं, तो हम इनको ईजिली याद रख सकते हैं और हमें याद होते हैं। ये भी आपने इसके अंदर मेंशन करना है। फिर लास्ट पे जब आप ये क्वेश्चन लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इसमें डोमेन नेम्स की एग्जांपल्स लाजमी तौर पर देनी है। और डोमेन नेम्स में हमारे पास जो डोमेन्स हैं उनमें जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं वो आपने मेंशन करनी है। .com जो बिज़नेस या कमर्शियल के लिए होती है, .edu जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए होती है, .gov जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, .mil जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, और .org जो नॉन प्रॉफिटेबल अदर यानी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है इनके अलावा। तो ये डोमेन नेम मिलता है हर वेबसाइट को उसकी टाइप के मुताबिक, वो वेबसाइट किस टाइप की है। जैसे मैंने आपको बता दी, अगर कमर्शियल है, बिज़नेस है तो .com मिलेगा। अगर एजुकेशनल है, जैसे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जैसे किसी स्कूल या कॉलेज की वेबसाइट है, तो फिर .edu उसको मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है ये क्वेश्चन आपने पूरा इसके अंदर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू नो अबाउट ईमेल, डिस्कस ब्रीफली। ये भी स्टूडेंट्स एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। पहले इसमें से लॉन्ग नहीं आया करता था, लेकिन अब जो है वो इस चैप्टर में से लॉन्ग आ रहा है और इसके चांसेस हैं, तो इसलिए ये वाला भी लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पिछला जो था एड्रेसिंग स्कीम्स वाला, इस चैप्टर में यही 2 मेन और मेजर लॉन्ग क्वेश्चन हैं। आईपी एड्रेस वाला मैंने आपको बता दिया, एड्रेसिंग स्कीम्स वाला, आईपी एड्रेस और डीएनएस एड्रेस। अब हम ईमेल की बात करते हैं कि ईमेल जो है वो क्या है, और उसने कहा है कि डिस्कस ब्रीफली। जब उसने कहा डिस्कस ब्रीफली, तो आपने ईमेल भी लिखना है, ईमेल अटैचमेंट को भी एक्सप्लेन करना है, उसकी लिमिटेशंस भी आपने वहाँ पर मेंशन करनी है, ईमेल एड्रेस भी लिखना है, न्यूज़ ग्रुप्स के बारे में भी आपने लिखना होगा। तो न्यूज़ ग्रुप्स के बारे में अगर आप नहीं भी लिखते तो खैर है, क्योंकि उसने ईमेल के बारे में पूछा, तो न्यूज़ ग्रुप एक डिफरेंट टॉपिक है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, ईमेल जो है वो एक ऐसा मैसेजिंग का सिस्टम है जो कि इंटरनेट में इस्तेमाल होता है, और शुरू में जब इंटरनेट बना था तो ईमेल जो है ये एक बेस्ट सर्विस थी इंटरनेट की, और बहुत ही पॉपुलर सर्विस थी इंटरनेट की। और ईमेल कैन टेक अ लिटिल एज फ्यू सेकंड्स टू गो अक्रॉस अ कंट्री और इवन अराउंड द वर्ल्ड। यह आपने इसके अंदर लिखना है कि ये पूरी दुनिया में विद इन सेकेंड्स, बल्कि अब तो नैनो सेकेंड्स के अंदर ईमेल सेंड हो जाता है, हमारे एक क्लिक पे सेंड हो जाता है। यानी आपने क्लिक किया तो ईमेल जो है वो अपने डेस्टिनेशन पे यानी रिसीवर कंप्यूटर पे पहुंच जाता है। उसके बाद इट लीव्स अ रिटन रिकॉर्ड, यानी ये एक रिटन रिकॉर्ड छोड़ देता है, यानी जब भी हम ईमेल सेंड करते हैं तो ईमेल होस्ट पे यानी सर्वर कंप्यूटर पे हमारे ईमेल का रिकॉर्ड सेव हो जाता है। सो यू कैन कीप कॉपीज ऑफ ईमेल मैसेजेस यू सेंड एंड रिसीव फॉर योर रिकॉर्ड, यानी आपके पास एक कॉपी सेव हो जाती है। आप जब मर्जी अपने ईमेल को ओपन करें, अकाउंट को ओपन करने के बाद आप सेंट मेल्स में देखें तो आपने जो मेल सेंड किया हुआ वो वहाँ पर सेव होगा। जब तक आप डिलीट नहीं करते, वो कंपनी जो ईमेल क्लाइंट है हमारा वो उसको डिलीट नहीं करता, तो वो वहाँ पर सेव रहता है। वो हमारी मलकियत होती है, वो हमारी मर्ज़ी होती है हम उसे डिलीट करें या ना करें। तो ईमेल बहुत ज़्यादा उसके अंदर सेव हो सकते हैं। हाँ, उसकी मेमोरी होती है तो, लेकिन वो मेमोरी काफ़ी ज़्यादा भी होती है। और इसमें फिर आपने जो है वो मेंशन करना होगा टू क्रिएट सेंड एन ईमेल यू नीड
ईमेल प्रोग्राम आल्सो कॉल्ड ईमेल क्लाइंट। आपने जब ईमेल सेंड करना है या रिसीव करना है तो आपको ईमेल प्रोग्राम की ज़रूरत है जिसको ईमेल क्लाइंट कहते हैं। वंस यू सेंड द मैसेज योर कंप्यूटर कनेक्ट टू योर ईमेल सर्वर एंड ट्रांसमिट्स अ कॉपी ऑफ योर मैसेज। जब भी आप कोई मैसेज सेंड करते हैं तो आपका कंप्यूटर जो है वो ईमेल सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाता है और एक कॉपी जो है मैसेज की वो ट्रांसमिट हो जाती है। यानी आपका जो ईमेल है वो पहले जाकर सेव होता है सर्वर कंप्यूटर पे और फिर उसकी कॉपी आगे सेंड होती है। इसके बाद आपने इसमें ईमेल अटैचमेंट के बारे में लिखना होगा जिसके अंदर आपने बताना है कि ईमेल अटैचमेंट से मुराद क्या है। ये बहुत ही पावरफुल फीचर है ईमेल का, इन विच वी कैन अटैच डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स लाइक ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल और डॉक्यूमेंट फाइल्स एटसेट्रा। फिर ईमेल की ना यहाँ पर लिमिटेशंस भी आपने लिखनी होंगी, चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो ईमेल की आपने हदबंदियाँ यानी लिमिटेशंस मेंशन करनी होंगी कि ईमेल जो है उसके अंदर कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं जो कि हम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ईमेल यानी इसके डिसएडवांटेजेस कह सकते हैं ना। ईमेल इज़ नॉट नेसेसरीली प्राइवेट, ईमेल हमेशा प्राइवेट नहीं होता। उसकी वजह यह है कि ईमेल जो है वो कई सर्वर से होकर गुजरता है और हो सकता है कि हमने जिसको भेजा है ईमेल उसका ईमेल क्लाइंट और है, उसका अकाउंट किसी और कंपनी का है। तो जब मैं उसे सेंड करूंगा तो पहले मेरे सर्वर पे जो मेरी कंपनी का सर्वर है, फिर उस आगे दूसरी कंपनी के सर्वर पे, फिर उस तक पहुंचेगा। तो चूंकि दरमियान में थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हैं, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, जब सेंडर और रिसीवर के दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तब उसका मैसेज सेंडर का और रिसीवर का आपस में सिक्योर नहीं होता, उनकी कम्युनिकेशन सिक्योर नहीं होती। उसकी वजह यह है के दरमियान में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। तो वहाँ पर बैठ के उस सिस्टम पे सर्वर कंप्यूटर पे आपका ईमेल पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकता है क्योंकि सर्वर के ऊपर सारा रिकॉर्ड सेव होता है आपके ईमेल्स का। उसके बाद सम ईमेल सिस्टम्स कैन सेंड और रिसीव टेक्स्ट फाइल्स ओनली। कुछ ईमेल सिस्टम्स जो हैं वो सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स सेंड करने की सहूलत देते हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस वगैरह नहीं सेंड हो सकती। इट इज़ पॉसिबल टू फॉर्ज ईमेल, ये भी आपने इसके अंदर लिखना है। इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इमोशंस यूजिंग ईमेल, ये भी इसकी लिमिटेशन है। यू कैन रिसीव टू मच और अनवांटेड ईमेल्स, ये भी इसकी लिमिटेशन है। इसके अंदर आपने जंक मेल्स या स्पैम के बारे में लाजमी लिखना है। और फिर लास्ट पे यू मे नॉट नो अबाउट द पर्सन विद होम यू आर कम्युनिकेटिंग। आप ऐसा हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है कि आप किसके साथ बात कर रहे हैं, किसको ईमेल सेंड कर रहे हैं, किसका ईमेल आया आपको, क्योंकि लोग अपने आप को मिस रिप्रेजेंट भी करते होते हैं इसके अंदर। और उसके बाद ईमेल एड्रेस के बारे में लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो है लेकिन इसके अंदर MCQ भी है कि ईमेल एड्रेस जो है उसमें कौन सा स्पेशल करैक्टर या स्पेशल सिंबल इस्तेमाल होता है, और वो है @ ऑफ का साइन, ऐट का साइन। तो ईमेल एड्रेस जो है वो इस तरह से होता है कि पहले यूज़र नेम होता है, फिर ऐट का साइन होता है और उसके बाद DNS एड्रेस होता है। तो इस तरह से ईमेल एड्रेस के बारे में भी आपने लिखना होगा। तो ये ईमेल वाला मुकम्मल क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, न्यूज़ ग्रुप, सर्च इंजन और TCP/IP। अब न्यूज़ ग्रुप तो इसी चैप्टर में मौजूद है, ईमेल के टॉपिक के बिल्कुल नीचे, और उसके बाद सर्च इंजन भी इसी चैप्टर में है। लेकिन जो TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये चैप्टर नंबर 2 में था। तो लेकिन मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये एक नोट उसने क्या लिखना है, तो ये एक किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन ही है। मतलब ये तीनों में आपने शॉर्ट ही करके लिखना है। न्यूज़ ग्रुप्स क्या होते हैं? बेसिकली ये डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं ऑन द इंटरनेट, नॉट ऑन द वेब विच इज़ ओनली वन एरिया ऑफ द इंटरनेट। यानी ये वेब की तरह नहीं होते। न्यूज़ ग्रुप आर क्लासिफाइड बाय सब्जेक्ट एंड डू नॉट नेसेसरीली डील विद जर्नलिज्म और न्यूज़। यानी ज़रूरी नहीं है कि ये जर्नलिज्म और न्यूज़ के साथ डील करे, क्योंकि इसके नाम से लगता है कि ये सिर्फ इसके अंदर न्यूज़ वगैरह ही आ सकती है। ये डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, जस्ट लाइक फेसबुक ग्रुप्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप्स टुडे। यानी आज के दौर में जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या फेसबुक ग्रुप्स हैं उसकी तरह ये होते हैं। फ़र्क ये है कि ये अलग से बने होते हैं। ये पहले इस्तेमाल होते थे न्यूज़ ग्रुप्स बहुत ज़्यादा, अब तो बहुत कम हो गए हैं क्योंकि अब फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स और इंस्टाग्राम वगैरह ये चीज़ें आ गई हुई हैं। तो ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं इनके अंदर अपनी एक सहूलत है इन ग्रुप्स की। उसके बाद सर्च इंजन होता है। सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो कि हमें सहूलत देती है कि हम पूरे इंटरनेट के अंदर यानी www के अंदर कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। सर्च इंजन के बाद TCP/IP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और ये जो प्रोटोकॉल है ये हर कंप्यूटर पे होना चाहिए जो कंप्यूटर इंटरनेट में कनेक्टेड है, और ये हर कंप्यूटर को आइडेंटिफिकेशन देता है इंटरनेट के अंदर। नंबर 9 पे है डिस्कस लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। ये वही जो मैंने आपको अभी पीछे जो क्वेश्चन बताया लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी मैंने बताया, ये वही आपने लिमिटेशंस इसके अंदर डिस्कस करनी है। तो ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। तो ईमेल वाला क्वेश्चन पूरा ही याद करना है आपने, उसमें से ये लॉन्ग अलहदा से भी बन सकता है, यानी लॉन्ग के अंदर से ये उसका एक मॉड्यूल बनाकर दे सकता है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द यूज़ ऑफ इंटरनेट इज़ अफेक्टिंग आवर सोसाइटी, गिव योर कमेंट्स। इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करा, कैसे असरअंदाज करा, आपने अपने कमेंट्स देने हैं। अब यहाँ पर उसने नेगेटिव इम्पैक्ट्स या नेगेटिव इफेक्ट्स का नहीं कहा, पॉजिटिव इफेक्ट्स का नहीं कहा, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स का नहीं कहा कि हमारी सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है इंटरनेट का, अच्छा या बुरा। आपने अपने कमेंट्स देने। अब इसमें आपकी मर्ज़ी, आप अच्छे कमेंट्स दे दें, आप बुरे कमेंट्स दे दें। आप क्योंकि हर चीज़ के जो है ना वो दोनों पहलू होते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी।
तो नेगेटिव और पॉजिटिव में से आपकी मर्ज़ी, आप जो भी लिख सकते हैं, या दोनों भी आप लिख सकते हैं कि दो आप पॉजिटिव या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स लिख दें, इफेक्ट्स लिख दें, और दो आप नेगेटिव लिख दें। तो आपकी मर्ज़ी, आप इसमें लिख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई से जो है ना वो डाइवर्ट हो रहे हैं, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। और इसके अलावा इसने जो है वो हमें कामचोर भी कर दिया है, हम हर चीज़ जो है वो इससे करवाते हैं, कंप्यूटर से, इंटरनेट से हम लेते हैं, हम इसके ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। बुक्स जो हैं वो हमने रीड करना छोड़ दी हैं तकरीबन स्टूडेंट्स ने, और इंटरनेट के ऊपर ही हर चीज़ जो है वो ढूंढना शुरू कर दी है। फिर इसके अगर फ़ायदे देखें तो इसने पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है, हम मैसेजेस जो हैं विद इन नो टाइम पूरी दुनिया में भेज सकते हैं। तो ये दो मैंने आपको बताई हैं। मतलब आप इसके अंदर एक और एडवांटेज भी ऐड कर सकते हैं, आप मल्टीपल इसके एडवांटेजेस, मल्टीपल डिसएडवांटेजेस, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, मैं भी आपको बता सकता हूँ। लेकिन ये चूँकि एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, तो आपने अपने कमेंट्स जो हैं वो शॉर्टली इसके अंदर लिखने होंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें आपने क्या आंसर लिखना है। इनमें वही कॉन्सेप्ट्स यूज़ हुए हैं जो कि हमने चैप्टर में पढ़े थे। तो अगर आपका कोई लेक्चर मिस है, आपने नहीं कोई टॉपिक समझा हुआ, तो प्रीवियस सारे लेक्चर्स मौजूद हैं, पूरी बुक के लेक्चर वैसे मौजूद हैं। इस चैप्टर के जितने लेक्चर्स हैं वो एक दफ़ा सुन लीजिएगा, ताकि इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको याद करना भी आसान हो जाए और इनको ईजिली आप लिख भी सकें। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे और इसको याद भी करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।